हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजेंद्र साहू और आज हम बात करेंगे विश्व का भूगोल पर, जिसमें हम आज देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। जी हाँ, भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक, जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों पॉइंटों को हम देखते हुए इस पर चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर में हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है कहा जाता था, लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है वो ज्वाइड आकार की है, थोड़ा मतलब गोल से कम गोल। जैसे कि ध्रुवों पर बताया गया है कि इनके जो ध्रुवों पर इसकी जो गोलाई है उसमें अंतर है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो ज्वाइड आकार कहा जाता है। तो जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे होंगे, तो इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब में कैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी जो आकृति कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। उसमें हम लोग सबसे पहले काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं कुछ। उन काल्पनिक रेखाओं में सबसे पहले जो देख रहे हैं आप, वो विषुवत रेखा हम खींचेंगे। जो पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी की आकृति को हम थोड़ा गोलाकार बनाएंगे, चपटा हुआ गोला थोड़ा सा, और उसमें बीचों बीच से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कुछ भी कहें अपने अपने भाषा में। जैसे कि एग्जाम में कभी विषुवत रेखा पूछता है, कभी भूमध्य रेखा, कभी 0 डिग्री अक्षांश। तो इन सब बिंदुओं को हम देखेंगे। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर हम लोग देख रहे होंगे उत्तर ध्रुव, जो नॉर्थ पोल है, और उसके जस्ट नीचे साउथ पोल है। मतलब उत्तर दिशा में जाएंगे और गोले के नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा होगी। मतलब गोला जो हो गया है, विषुवत रेखा जो पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा बनाई गई है, वो पृथ्वी की 2 बराबर भागों में बांटती है। एक रेखा ऊपर जाती है और एक रेखा नीचे, मतलब दोनों को बराबर से बांटती है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसके बारे में इससे पहले हम समझेंगे कि जो पृथ्वी है इसको हम लोग गोलार्ध क्यों कहते हैं। क्योंकि जब विषुवत रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काट देती है तो जो गोला का पार्ट है वो आधा हो जाता है। इसलिए इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव को, और नीचे वाले पार्ट को, दक्षिणी को, तो गोलार्ध बोला जाता है। ये ध्रुव से इधर तक की दूरी को गोलार्ध बोलेंगे, और ऐसे जस्ट नीचे जितनी दूरी है उसको गोलार्ध बोलेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले, अभी हमने विषुवत रेखा के बारे में थोड़ा सा चर्चा की, अब हम लोग समझेंगे कर्क रेखा। जी हाँ, उत्तर दिशा की ओर जो हम लोग इक्वेटर खींची है 0 डिग्री अक्षांश, इससे उत्तर दिशा की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी तरफ जाएंगे उतने ही में, तो 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण तरफ होता है, उसको मकर रेखा बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट रहता है कर्क रेखा और मकर, तो इसमें हम आगे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इसके बाद इसका अगला जो ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री अक्षांश, तो वहाँ पे होगा उत्तरी तरफ, तो इसको हम लोग उत्तर ध्रुव व्रत बोलेंगे, आर्कटिक व्रत, सब आर्कटिक व्रत, उप ध्रुवीय व्रत। और इसके जस्ट नीचे भी दक्षिण में इतने ही जाएंगे 66.5 डिग्री, तो बोलेंगे उप अंटार्कटिक व्रत। मतलब क्या है कि जैसे एक पैमाना बना लिया गया है 66.5 डिग्री पर, इसको काट देंगे 23.5 डिग्री तक। यहाँ तक हमारी मकर रेखा थी, 23.5 डिग्री के बाद यहाँ 66.5 डिग्री पर काटा गया है। इसमें एक पैमाने लिए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट। अब ये आएगा ध्रुव वाला पॉइंट। जितना भी ये पॉइंट है ऊपर देख रहे हैं, ये वाला है ध्रुव का पॉइंट। 66.5 से 90 के बीच की जो कौड़ी दूरी है वो उत्तरी ध्रुव में आएगी, और सेम ऐसे ही 66.5 दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव में आएगी। तो ये सब था इसका थोड़ा सा विवरण। अब हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ये था इसका एक ग्राफ के रूप में वर्णन, और ग्राफ में समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप ग्राफ में समझेंगे तो ग्राफ से ही समझ पाएंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। हम लोग आगे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। विषुवत रेखा, जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि विषुवत रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो है काल्पनिक है, मतलब इसको एक, जैसा कि हम लोग गणित में मान लेते हैं कई चीज़ें कि माना कि ऐसे ही इसमें एक काल्पनिक रेखा है। ये कहीं दिखाई नहीं देती है, इसको एक भूगोल की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, आंकड़ों के जुटाने की दृष्टि से इसको काल्पनिक माना गया है। ये पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य सागरीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। जैसा कि मैंने आप बताया कि पृथ्वी का जो बीच का भाग है, बीचों बीच इक्वेटर मतलब भूमध्य, पृथ्वी को दो बराबर भाग बांटने से जो रेखा का निर्माण होता है काल्पनिक, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। अब इस विषुवत रेखा में वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो किरणें होती हैं, इसलिए विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। और विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए विषुवत रेखा का क्षेत्र जो गर्म भी सबसे ज़्यादा रहता है। हम लोग देखेंगे यहाँ विषुवत रेखा के थोड़ा सा पॉइंट। जैसे विषुवत रेखा ये हमने बना दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, गोल पूरा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा समझने की दृष्टि से देखेंगे। इसमें हम लोग बीच से एक पॉइंट खींच देंगे, बीचों बीच एक काल्पनिक हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को दो बराबर भागों बांटने की, इसको बोलेंगे हम लोग विषुवत रेखा। आगे हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। जैसा कि पॉइंट था कर्क, कर्क का मतलब होता है 23.5 डिग्री अक्षांश। अब कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो रेखाएं दिखती हैं हमको, कर्क और मकर रेखा तिरछी तिरछी घूमी, लेकिन ये तिरछी नहीं है, ये समानांतर है। गोला में होने की वजह से सामने से देखेंगे तो ये तिरछी दिखती हैं, नहीं तो ये एक पैरेलल है, समानांतर खींची गई हैं। ग्लोब पर है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो अभी मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था, जो चित्र बनाया था उसमें 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, 3 रेखा हो गई। उसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन सबको मिलाकर के 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं जो मानचित्र पर देखने को मिलती हैं। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। पृथ्वी की जो उत्तरतम अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है, और इस समय सूर्य इस पर सबसे ज़्यादा लंबा चमकता है, वो भी दोपहर के समय सूर्य सीधे आ जाता है। जब 12 बजता है तो दोपहर के समय कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमकता है। अब देखेंगे कर्क, जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया, इस पे हमने बनाया था विषुवत रेखा। अब इसको 23.5 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री पॉइंट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। और ऐसे ही इसके जब नीचे हम लोग बना देंगे तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। ये उत्तर की तरफ होती है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जो कर्क रेखा है वो उत्तर की ओर होती है। आगे हम लोग समझेंगे थोड़ा कर्क रेखा में। जैसे कर्क रेखा दुनिया के कई देशों से गुजरती है, उन्हीं देशों के क्रम में भारत से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा हम लोग समझेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 8 राज्य हैं एक कर्क रेखा पर कहीं ना कहीं इनके राज्य जो हैं बसे हुए, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मतलब 23.5 डिग्री के आगे पीछे इन राज्यों की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब
कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें मैंने आपको आगे बताने वाला हूं कि जो कर्क रेखा के बाद हम लोग देखेंगे मकर रेखा। मकर रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और मकर रेखा उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इनके जो बीच का क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इसके उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा, और इसका जो बीच का ये क्षेत्र है, जितना भी ये क्षेत्र है पूरा, जितना क्षेत्र आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ 23.5 डिग्री इधर से इतना क्षेत्र, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्षेत्र गर्म रहता है। गर्म रहने की वजह से यहाँ पर 12 बजे के बाद धीरे धीरे बादल बनने लगते हैं और 2 बजे से 4 बजे के बीच रोज़ वर्षा होती है। प्रत्येक दिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती है और इस वर्षा के बाद 4 बजने के बाद मौसम फिर खुल जाता है और ऐसी स्थिति रोज़ होती है। मतलब ऐसे ही भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा होने की वजह से रोज़ बादल उठते हैं, आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से। उसके बाद 4 बजे के बाद मौसम फिर खुल जाता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे ताप कटिबंध। जैसा कि मैंने ताप की चर्चा की, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के बीच में सबसे अधिक गर्मी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इन अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर को सूर्य की स्थिति सिर के ऊपर होती है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कम से कम दोपहर के समय सूर्य की स्थिति सिर के ऊपर होना ही है प्रत्येक दिन ज़्यादातर, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा उष्णकटिबंध की बाहरी सीमा बनाते हैं। जो बताया मैंने आपको चित्र बना के कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो क्षेत्र बनाएंगे सबसे गर्म क्षेत्र बनाएंगे, और विश्व के अधिकतर ज़्यादातर रेगिस्तान इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है और यहाँ से बहने वाली जो चलने वाली हवाएं हैं उन हवाओं में आर्द्रता कम रहती है, जो कि बादल उनकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं और पास के क्षेत्र में रेगिस्तान का निर्माण कर देते हैं। 23.5 डिग्री से उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच आप ज़्यादातर मानसून की जो बहुत कम बारिश देखेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा और देखेंगे। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाहरी अक्षांशों पर सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है। यही कारण है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर हम पाते हैं कि सूर्य की किरण का लोप हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा पड़ रहा था, अब धीरे धीरे कर्क रेखा तक गए हम लोग तो थोड़ा थोड़ा तिरछा पड़ा, और कर्क रेखा से आगे जाएंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे सूरज की किरणें डायरेक्ट ना पड़ के तापमान धीरे धीरे घटने लगेगा। इसलिए जो आगे का जोन आएगा 66.5 डिग्री वाला, वो शीतोष्ण जोन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब सूरज की किरणें जाती रहेंगी पास तो गर्मी रहेगी, और जब सूरज की किरणें पास यहाँ मकर रेखा के पास आ जाएंगी तो वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, जिससे तापमान में गिरावट आ जाएगी और तापमान कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध बन जाएगा। जैसा कि अभी आपने कर्क और मकर रेखा के बीच में देखा कि उष्ण कटिबंध बन गया था, अब इनके आगे शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र बन जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश होती हैं जो रेखाएं, वो उस देश की स्थिति को बताती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उस देश के समय काल को बताती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो लंबवत डाली जाती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 0 डिग्री देशांतर, ऐसे देशांतर रेखाएं हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे चलती हैं 0 डिग्री के समानांतर,
और ए 180 डिग्री जो बना रहता है उसी के पूरब से पश्चिम की ओर ड्रा की जाती हैं। ऐसे ही ऐसे ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी और इन देशांतर रेखाओं से उस देश के समय का निर्धारण होता है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं आगे। अक्षांश। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की कोणीय दूरी का नाम है। मतलब उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे, जो कोणीय दूरी होगी एक कोण पे होगी, क्योंकि एंगल से टर्न होगा। जो हम लोग सर्किल बनाएंगे वो एक कोणीय दूरी होती है, उस कोणीय दूरी को ही अक्षांश बोले जाते। भूमध्य रेखा की 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना गया। जो भूमध्य रेखा वो 0 डिग्री है। फिर वहाँ से ऊपर बढ़ेंगे उत्तरी तरफ जाएंगे और नीचे आएंगे तो दक्षिणी तरफ। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिण अक्षांश में मानी जाती हैं। ध्रुव की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान बढ़ता है और ध्रुवों का अक्षांश मान 90 डिग्री होता है। जैसा कि जानते हैं कि 90 डिग्री पोल पर पहुंच जाएंगे आप तो वहां पर अक्षांश 90 डिग्री हो जाएगी। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं और पूर्ण वृत्त होती हैं। मतलब टेढ़ी नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं बस हमको देखने में टेढ़ी लगती हैं, वो क्योंकि ग्लोब पर बनाई जाती हैं। ध्रुवों की ओर जाने से छोटे वृत्त होने लगते हैं, क्योंकि ध्रुव में जाएंगे तो वहाँ पर धीरे 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 छोटा होता जाएगा और एक समय पोल पर पॉइंट बन जाएगा। ऐसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उस जोन कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान होता है उसको जोन बोला जाता है। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। मतलब किसी देश की जैसे स्थिति नापना है तो वहाँ पर सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। मतलब जिस अक्षांश में है सूर्य उसी हिसाब से वहाँ पर चमकेगा। भाई 66 डिग्री अक्षांश में है तो सूर्य वहाँ पर तिरछा चमकेगा। 23 डिग्री पर है तो सूर्य सीधा चमकेगा और 0 डिग्री पर है तो वहाँ पर एकदम सीधा चमकेगा और वर्ष भर सीधा वहाँ पर रोशनी पड़ेगी सूर्य की। न्यून अक्षांशों पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है। पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो किरणें होगी जैसे सीधी पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, तिरछी पड़ेंगी तो गर्मी कम रहेगी। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे किसी नगर अथवा देश की स्थिति का निर्धारण करना है तो अक्षांश से होगा, और उस नगर और देश की समय स्थिति को देखना है तो उसके द्वारा हम लोग देशांतर के द्वारा देखेंगे। भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश तथा देशांतर बताया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। मतलब हमारा जैसे देश 23.5 डिग्री अक्षांश जैसा कि कर्क रेखा के पास से बसा है तो ये बताएगा कि उत्तर में कितनी तरफ बसे हैं हम लोग और दक्षिण में कितनी तरफ बसे हैं। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश 90 डिग्री और उत्तर तरफ 90 डिग्री। मतलब उत्तरी ध्रुव पर भी 90 डिग्री अक्षांश होता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 डिग्री अक्षांश होता है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर के बारे में। लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा। पृथ्वी के दोनों भौगोलिक ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा का एक समूह होता है। ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जैसे कि हमने ये बनाया 180 अंश, इस पे ये जो रेखाएं आती हैं ये लंबवत होती हैं। बस चित्र के माध्यम से हमको तिरछा दिखती हैं, क्योंकि ग्लोब होता है जो गोल होता है, इसलिए उसकी सामने से जो फोटो लेंगे देखेंगे तो तिरछी दिखेंगी, गोल वक्र में दिखेगी। ध्रुवों पर ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं और ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। देशांतर और अक्षांश रेखा मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा देशांतर जैसे ये होगी अक्षांश रेखाएं और ये हैं देशांतर रेखाएं, जहां मिलेगी वहां पर एक ग्रिड का निर्माण करेंगी। देशांतर के बारे में थोड़ा और देखेंगे। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो देशांतर जो रेखाएं होंगी उनके बीच 4 मिनट का अंतर होगा, अर्थात पृथ्वी पर एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती हैं ये देशांतर रेखाएं। इसी प्रकार 15 डिग्री घूमने पर पृथ्वी 1 घंटे का समय लेती है। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है।
जो दो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो सर्वाधिक दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 है। जो देशांतर रेखाएं हैं 180 देशांतर 180 से इधर तरफ की जितनी हैं और 180 इधर, मतलब 0 डिग्री से 180 इधर और 0 डिग्री से 180 इधर, कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है और इसी बीच की दूरी को 111.32 किलोमीटर में मापा जाता है। अब हम देखेंगे ग्रीनविच समय। जैसा कि हम देखते हैं जब हमारा समय लिखा रहता है मोबाइल पे और भी जगह प्लस GMT, तो जी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच बारे में हम समझेंगे, ग्रीनविच समय के बारे में। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इंग्लैंड जो देश है, ब्रिटेन, उसके एक शहर का नाम है ग्रीनविच और वहाँ से एक काल्पनिक रूप में माना गया है कि यहाँ से जो निर्धारण किया जाएगा, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर है और ये ग्रीनविच शहर से गुजरी, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच समय रखा गया और इसी रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया। यह देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन माना जाता है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन। इस रेखा से पूर्व में स्थिति 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 180 स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। मतलब 0 डिग्री से पूर्व में जो स्थित हैं उनको पूर्व में स्थित हैं उनको पूर्वी देशांतर और जो पश्चिम में स्थित हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और इसमें देशांतर पूर्वी देशांतर को कैपिटल E से और पश्चिमी देशांतर को W से निर्देशित किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तिथि होती है, हम लोग जैसे आज जो तारीख है कल दूसरी तारीख रहेगी, तो इसी तिथि रेखा प्रत्येक देश के लिए और आने वाले जो देश के नाविक हैं, जैसे जो जल द्वारा यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ द्वारा यात्रा करते हैं, तो इसके माध्यम से लोग यात्रा करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो समय के बीच उन लोगों के बीच बहुत अंतर देखा जाता था। इसी की व्यवधान को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया और इसमें एक काल्पनिक रूप में माना गया कि तिथि रेखा इधर से फिक्स होगी। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। मतलब 180 डिग्री पर प्रशांत महासागर के उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, इसी से तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न सम्मेलन में हुआ था और इस सम्मेलन में ये निर्धारण किया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके माध्यम से अब देशों के बीच जो समय को लेकर के विवाद है, समय को लेकर के व्यवधान हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं जलयान से कोई पश्चिम में यात्रा कर रहा है तो उसकी स्थिति में एक दिन जोड़ दिया जाता है और यदि पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है तो उसकी स्थिति में एक दिन घटा दिया जाता है। एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों का समय एक समान रहने के लिए इस रेखा को आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचाने के लिए पूर्वी की ओर मोड़कर बेरिंग जल संधि से निकाल दी गई है। इसमें क्या है कि जैसे इसका निर्धारण तो 180 डिग्री से किया गया, लेकिन कहीं कहीं पर इसको मोड़ा गया है ताकि व्यवधान ना आए और उसके बाद एक फिक्स रहे, तिथि रेखा का निर्धारण में कोई परेशानी ना हो, इसलिए देशों के बीच कहीं कहीं देशांतर को डाइवर्ट किया गया। स्ट्रेटली 180 नहीं है, कहीं कहीं घटा और बढ़ा दिया गया है। बेरिंग सागर में है पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है। फिजी द्वीप समूह न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी जाती है। मतलब ऐसे रेखा गई, पहले ऐसे जाएगी, ऐसे गई, कहीं कहीं फिर ऐसे मोड़ के चल दी। मतलब निर्धारण कर दिया गया है यहाँ से गुजरेगी, लेकिन 180 अंश के बीचों बीच से कहीं कहीं डाइवर्जन है, लेकिन 180 अंश माना गया है इसका। अब हम लोग देखेंगे मानक समय। जैसा कि हर जगह का मानक समय होता है, प्रत्येक देश का अपना अपना, तो ऐसे ही विभिन्न देशांतरों पर स्थित
स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। भाई हम किसी और देशांतर में हैं, पाकिस्तान किसी और देशांतर पर स्थित होगा, चाइना किसी और देशांतर पर, तो यहाँ का अपना अपना स्थानीय समय होगा। इसके कारण बड़े विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने के बीच समय में बड़ा अंतर पाया जाता है। जैसा कि हम लोग अपने भारत में ही देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि विभिन्न देशांतर पर स्थित होने के कारण इनके जो देशांतर में बदलाव है, इसी वजह से इनके समय में भी अंतर पाया जाता है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय बनाया गया है। फलस्वरूप तृतीय व्यवसाय के सेवा कार्यों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि देखते हैं कि लोग बिजनेस करते हैं, विभिन्न प्रकार के देशों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसमें समय के हेर फेर से देशी के अंदर ही देखें तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। 2 घंटे का समय का अंतर बहुत होता है। इसको मैनेज करने के लिए ही मानक समय का निर्धारण किया गया है, ताकि लोगों को इस प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने देशांतर रेखा को स्थानीय समय का प्रमाणिक समय मान लिया कि जितने देशांतर पर स्थित है फिर वही प्रमाणिक समय है। एक फिक्स जगह कर दी कि यहाँ से ही इस देश का प्रमाणिक समय माना जाएगा। इस प्रकार सभी स्थानों पर माने जाने वाले ऐसे समय को प्रमाणिक कहते हैं। मतलब ये प्रमाणिक समय है, ऐसा नहीं है फिक्स कर दिया गया है, इसको प्रमाणिक समय माना गया है। उस देश का प्रमाणिक समय है और इसी प्रमाणिक समय से उस देश का मानक समय तय किया जाएगा। भारत का मानक समय, जैसा कि अब हम लोग अपने देश भारत में रहते हैं, तो भारत का मानक समय क्या है? भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और ये मानक समय इलाहाबाद, जो कि पूर्व में इलाहाबाद था, प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो नैनी नामक स्थान से गुजरता है उत्तर प्रदेश के, और इसका प्रमाण GMT प्लस GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है। मतलब प्लस GMT लग जाता है, 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा भारत का मानक समय है जो आगे है। और इस मानक समय का निर्धारण जैसा कि आपने देखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया है। ये था आज का अक्षांश और देशांतर पर विशेष वीडियो, और अब हम आगे इसी प्रकार से भूगोल के और भी टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी हम लोग संविधान पर वीडियो लाएंगे, भूगोल पर जैसा कि वीडियो आया, साइंस पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, एडेड सुपर टेट में, एडेड जूनियर हाई स्कूल में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब के हम बारी बारी से वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और सभी सब्जेक्टों की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप लोगों से वादा दिलाता हूं कि आप लोग यदि हमारे वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं या आपको दिए गए आंकड़े में कोई वो है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं प्रत्येक दिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा और आता रहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम किस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।